हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द साउंड। सो इस वीडियो में आपको साउंड के बारे में बताया जाएगा। ये क्लास 9th की वीडियो है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम से हैं तो वीडियो को मेरा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, उनको भी समझ में आएगा क्योंकि लैंग्वेज जो होगा ना मेरा हिंदी होगा। आपको एक्सप्लेनेशन जो होगी हिंदी में ही समझाया जाएगा। एंड आई होप कि आपने थंबनेल्स को देख लिया होगा। थंबनेल्स में क्या क्या टॉपिक को लिखा गया है वही टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, साउंड है, जो कि हमारा चैप्टर ही है साउंड। तो बेसिकली अगर हम लोग जानते हैं कि साउंड क्या होता है, तो साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है। आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। और एनर्जी क्या है एक्चुअल में? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। जैसे कि मेरे में पोटेंशियल एनर्जी, हम बोल रहे हैं तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, साउंड एनर्जी में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो इस तरीका से क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और साउंड क्या होता है कि साउंड को हम लोग सुन सकते हैं, दैट कैन बी हियर्ड, है ना। तो ये एक हमारा साउंड होता है। साउंड का आप डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि साउंड तो हम लोग देख लिए। कोई भी आवाज जो सुन रहे हो आप लोग, जैसे कि मेरा वीडियो है आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो वो हमारा क्या होता है? साउंड होता है, ठीक है। तो साउंड बेसिकली यही होता है। एग्जाम्पल ऑफ साउंड क्या? बहुत सारे चीज है। आप ड्रम को पीटो, कुछ भी वाइब्रेट हो रहा है तो उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो चीज आप कर सकते हो। ड्रम का पीटना हो गया, या बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो हमारा क्या होता है? साउंड होता है। एग्जाम्पल ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। साउंड तो हम लोग देख लिए, तो अब हम लोग एक्चुअल में वेव्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव्स। और पहले हम लोग वेव को देख लेते हैं कि वेव होते क्या है, ठीक है। तो वेव बेसिकली अगर हम लोग जानते हैं तो अपने लैंग्वेज में, अगर साउंड से हम लोग हट के बात करें तो वेव्स क्या होगा? जैसे कि ये वाला जो फॉर्मेशन होता है ना, इस तरीका से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। आप देखे होंगे समुद्र में या नदी वगैरह में जो वाटर होती है कुछ इस तरीका से फ्लो करते, तो वो एक तरह से क्या होता है? वेव होता है ना। तो अब जो साउंड होता है हमारा एक्चुअल में जो प्रोपगेट करता है, प्रोपगेशन मतलब कि ट्रैवल करता है, वो एक वेव में ट्रैवल करता है, उसका कुछ दिशा होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव्स, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरह का होते हैं वेव्स। एक आपका यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, समझेंगे अच्छे से, ट्रांसवर्स वेव। और दूसरा आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, है ना। तो ये दो तरह का वेव्स होते हैं जिसको हम लोग को पढ़ना था। तो फर्स्ट में हम आपको ये बता दिए। नेक्स्ट हमारा प्रोपगेशन ऑफ साउंड होगा। तो फर्स्ट हमारा देखिए ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं। तो देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो हमारा डायरेक्शन होता है अप एंड डाउन की तरफ होता है। सपोज कि यहाँ पे कुछ है ना, तो ये अपने मीन पोजीशन पे ही है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि मूव कर रहा है। तो जो साउंड होता है ये अपने मीन पोजीशन पे, जैसे साउंड का दो वेव होते हैं, दो तरह से वो प्रोपगेट करते हैं। तो एक आपका ट्रांसवर्स वेव जिसका जो डायरेक्शन होगा अप एंड डाउन की तरफ होगा, ठीक है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरीका से होगा। और जो अपना एनर्जी होगा वो ट्रांसफर करेगा अप एंड डाउन के थ्रू अपने मीन पोजीशन से। अपने पोजीशन पे है, बस ये क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीका से क्या हो रहा है कि अपना एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। एक हम लोग इजी लैंग्वेज में शॉर्ट में समझ रहे हैं ना। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कुछ इस तरीका से होगा, टू और फ्रो मोशन में चलता है। टू और फ्रो कहने का मतलब क्या? कि जैसे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब कि जो हमारा एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा तो कुछ इस तरीका से एनर्जी ट्रांसफर होगा, मतलब कि आगे की ओर जाएगा और पीछे की ओर जाएगा। इसमें क्या था कि जो हमारा बॉडी वाइब्रेट कर रहा था, है ना। देखो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लो। मे बी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम पहले डायरेक्टली यही बता रहे हैं। तो देखो साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, कोई भी बॉडी हो, ठीक है, कोई भी बॉडी हो, उसको जब हम लोग वाइब्रेट करवाते हैं तभी जाकर साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस। बिना वाइब्रेशन का साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस नहीं होता है। तो कोई भी दो बॉडी आपस में, कोई भी बॉडी है, ये जैसे बॉडी है, हम इसको वाइब्रेशन करवा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? साउंड रिलीज होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो मतलब कि जब वाइब्रेशन होगा तभी जाकर साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा क्या है? एक तरह से मानिए कोई बॉडी है, ये वाइब्रेशन हो रहा है, तो वाइब्रेशन इसमें कैसे हो रहा है? अप की तरफ और डाउन की तरफ। और ये अपने मीन पोजीशन पे ही रहता है। कोई भी बॉडी अपने मतलब कि अपने पोजीशन पे है, बस अप एंड डाउन जा रहा है, फिर अपने पोजीशन पे आ जा रहा है, फिर अप एंड डाउन, फिर अपने पोजीशन पे। तो ऐसा ट्रांसवर्सन वर्स वेव में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या होता है ना कि जो
ये अपने मेन पोजीशन पे, तो अपना एनर्जी जो है आगे की ओर ट्रांसफर करेगा। तो कैसे ट्रांसफर करेगा? बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की ओर। तो इस तरीका से इसमें क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर होते हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक शॉर्ट फॉर्म में हम बताए हैं। बाकी डिटेल्स इसका लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स का आप डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन के लिए आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट हो, तो डेफिनेशन के लिए आई होप कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बस आपको समझना है यहाँ पे। बाकी डेफिनेशन तो कहीं से भी आप उसको पिकअप कर सकते हो, ठीक है। अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। समझने के बाद क्या होता है कि अपने लैंग्वेज में लिखना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि लॉन्गिट्यूडनल में टू और फ्रो मोशन में, मतलब कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड अपने मेन पोजीशन पे है, बस फॉरवर्ड गया फिर बैकवर्ड आया फिर फॉरवर्ड गया। लेकिन जो एनर्जी होता है ना, वो क्या होता है कि एक दूसरे को पुश कर करके आगे की ओर बढ़ता है। इसमें अप एंड डाउन होता है। तो ये हम लोग टाइप्स ऑफ वेव देख लिए डायरेक्शनल के बेस पे। जो हमारा डायरेक्शन कैसा था उसका, एक अप एंड डाउन था, एक हमारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड था। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड जो होते हैं वो कैसे प्रोपगेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड कहने का मतलब ये कि जो साउंड होते हैं कैसे ट्रेवल करते हैं। जो साउंड होता है जैसे कि कोई भी आप किसी चीज का, जैसे मेरा वॉइस है, आप मोबाइल लेकर बैठे हो, मेरा वीडियोस देख रहे हो, तो जो साउंड है ना, आप कानों तक आपके कैसे पहुंच रहा है, ठीक है, किस बेसिस पे वो कान तक आपके पहुंच रहे हैं ना। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज आई हैव टेकन द स्पीकर हियर, है ना, हम कोई स्पीकर ले लिए। अब ये स्पीकर से क्या हो रहा है कि यहाँ से साउंड क्या हो रहा है कि रिलीज हो रहा है। तो कैसे रिलीज हो रहा है? तो ये जो है ना, ये वाइब्रेट करता है। कोई भी बॉडी, जब तक हम लोग उसको वाइब्रेशन नहीं करवाएंगे, तब तक क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ये बात क्लियर है। तो कोई भी बॉडी, जैसे कि हमारा, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हम लोग बोल कैसे रहे हैं, क्या हमारा कुछ वाइब्रेट करता है? तो यस, क्या होता है ना कि यहाँ पे जो है ना आपका थ्रोट में, यहाँ एक वोकल कोड होता है, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं जिसको हम लोग। और आप लोग ऐसा फील करोगे, अभी कुछ बोलो आप लोग और यहाँ पे हाथ टच करो, व्हाट विल हैपन? आप देखोगे कि ये वाला क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। जब आप बोल रहे होंगे तो यहाँ पे वाइब्रेट फील हो रहा होगा आपको, हो रहा है, ऑब्वियस हो रहा होगा। तो ये वाइब्रेशन के कारण ही क्या होता है ना कि साउंड प्रोड्यूस होते हैं। वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से एनर्जी क्या करेगा, अपना ट्रांसफर करेगा। लेकिन इसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए साउंड को प्रोपगेट करने के लिए। विदाउट मीडियम साउंड प्रोपगेट नहीं करता है। जैसे कि हमारा जो लाइट होता है, लाइट के जैसा नहीं है कि बिना वैक्यूम में भी वो ट्रेवल कर सके। सारा कुछ अभी समझेंगे हम लोग, वैक्यूम क्या होता है क्या, ठीक है। तो जब हम लोग बस एक चीज अभी समझ रहे थे, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे प्रोपगेट होता है, तो बस ये समझो कि साउंड प्रोपगेट होता है जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करता है, तभी साउंड क्या होगा, वहां से प्रोडक्शन, और हमारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड हुआ। लेकिन ये चलकर हमारे कानों तक कैसे आएगा, साउंड जो प्रोपगेट करके हमारे कानों तक कैसे आएगा? तो सिंपल सा टर्म है, ईयर के थ्रू आएगा, ठीक है। ईयर के थ्रू, इसको मटेरियल चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए। ईयर के साथ साथ आपका लिक्विड भी हो जाएगा, सॉलिड भी हो जाएगा। तो ये सब चीज है, उसको हम लोग भी समझेंगे। वेव्स के बारे में भी है, मैकेनिकल वेव्स और आपका नॉन मैकेनिकल वेव्स भी है, उसमें भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग उसी को समझ लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड आप लोग समझ गए, और ये प्रोपगेट कैसे किया, थ्रू एयर के, है ना। विदाउट एयर साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है। तो मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, बेस्ड ऑन द मीडियम प्रोपगेशन। अब मीडियम ऑफ प्रोपगेशन मतलब कि जैसे हमारा साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए था, तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, बेस्ड ऑन द मीडियम, ठीक है, बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। ओके, तो हम लोग इस बेसिस पे देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है। देखो, बेस्ड ऑन द मीडियम प्रोपगेशन हमारे पास दो चीज होते हैं, एक आपका मैकेनिकल वेव हो गया, ठीक है, एक मैकेनिकल और दूसरा आपका नॉन मैकेनिकल। अब ये दोनों है क्या, ये आपने टॉपिक भी मैं लिख कर रखा था, तो दोनों को समझेंगे। तो हम लोग देखें कि जो साउंड होते हैं ट्रेवल करते हैं, उसको मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम साउंड क्या होता है, ट्रेवल नहीं करता है, हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाता है। अगर मीडियम नहीं होगा तो हम साउंड को नहीं सुन पाएंगे। तो इसमें मैकेनिकल में क्या होता है ना कि इसको मटेरियल की जरूरत होती है, मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। सिंपली वी कैन राइट मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, इसमें मटेरियल की जरूरत पड़ती है।
और इसमें नोट रिक्वायर्ड, हम सिंपली हम राइटिंग हियर नोट रिक्वायर्ड ना, आप समझ जाना। ओके, तो इसमें क्या होता है, मैकेनिकल में क्या होता है ना कि उसमें मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और इसमें क्या है कि मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिना, ये साउंड नहीं हो गया, साउंड एक अलग चीज है। यहाँ पे मैंने दो चीज लिखा है, वेब जो होता है हमारा, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। तो हमारा जो साउंड होता है मैकेनिकल होता है ना, क्यों? क्योंकि इसमें जैसे कि इसको मटेरियल चाहिए तभी जाकर वो क्या होगा, प्रोपगेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए और गैस चाहिए, जो कि हमारा क्या है, एयर है। अब पहले इसको समझेंगे फिर इस पे आते हैं। सॉलिड कहने का मतलब ये चीज का जो साउंड होता है ना, एक तो हमारा एयर चाहिए, हवा के थ्रू साउंड ट्रेवल करता है, अगर हवा नहीं रहेगा और हवा उसका क्या हो गया, मीडियम हो गया, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। दूसरा, लिक्विड भी चाहिए और सॉलिड भी चाहिए। तो तीन चीज होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि साउंड ट्रेवल करते हैं। अगर तीनों में से तीनों चीज में से हम देखेंगे तो साउंड ट्रेवल करते हैं। आप सोच रहे हो कि सर सॉलिड में कैसे साउंड ट्रेवल करेगा, तो आप क्या करना, आप स्कूल जाते होंगे तो आपके सामने डेस्क रहता होगा, आप क्या करना, या घर में भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे, एक कान उस पे रख देना, ठीक है, और दूसरे को बोलना वहां पे टैप करो दूर से, तो आपको देखना कि कान में एकदम साउंड सुनाई देगा। तो वो क्या होता है ना कि इसको सॉलिड मिल गया, अब सॉलिड से क्या हो रहा है, साउंड ट्रेवल हो रहा है। तो कुछ इस तरीका से, तो मटेरियल रिक्वायर्ड। अब नोट रिक्वायर्ड कहने का मतलब, लाइट आप पढ़े हो लाइट के बारे में, यस। तो लाइट जो होता है हमारा, इसको ऐसा नहीं कि हवा है तभी हमारा लाइट हमारे अर्थ तक पहुंच पा रहा है सन का, इसको क्या है ना कि बिना मटेरियल के भी ये ट्रैवल कर सकता है। दैट मीन्स कि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, वैक्यूम में भी। वैक्यूम कहने का मतलब कि ऐसा जगह जहां पे हवा बिल्कुल भी ना हो, विदाउट एयर। जैसे कि एक आप जार ले लो और उसमें हम इलेक्ट्रिकल बेल रख देते हैं और बाहर से बजा रहे हैं, जब तक हवा है आपको साउंड सुनाई देगा। अब नीचे से एक पाइप लगाकर हम क्या करेंगे, उसमें से सारा हवा को वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर देंगे, एक भी हवा नहीं रहेगा। अब आप उसको बजाओगे तो आपको नहीं सुनाई देगा, क्यों? क्योंकि उसमें मटेरियल नहीं है, क्योंकि उसमें एयर नहीं है, इसलिए साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि वैक्यूम में भी ये, आप स्पेस पे जाओगे तो वहां आप कुछ बोलोगे तो क्या आवाज सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, क्यों? क्योंकि वहां पे एयर नहीं होता है, इसके वजह से। लेकिन लाइट क्या होता है ना कि ये ट्रेवल कर जाता है। आप देखते हो ना कि हमारा सन, सोलर सिस्टम में आप पढ़े होंगे, पहले सन होता है, उसके बाद सारे प्लैनेट्स होता है, हमारा जो अर्थ होता है थर्ड नंबर पे आता है, तो उस स्पेस को ट्रेवल करके हमारे अर्थ तक आते हैं, ठीक है। तो स्पेस में एयर नहीं होता है तो फिर भी हमारा लाइट आ जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये नॉन मैकेनिकल हो गया। प्लस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेट्स आप समझ रहे, चुंबक, ठीक है। तो चुंबक का जो वेव होता है कुछ फील्ड जनरेट करता है, आप लोग पढ़े होंगे मैग्नेटिज्म में। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास, जैसे कि ये हमारा मैग्नेट है सपोज, और इसको हम यहाँ पे रखते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ अपना अगल बगल फील्ड को जनरेट कर रहा होगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे और ये हमारा आयरन है या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ तक इसका कुछ फील्ड जनरेट करेगा। तो ये जो वेव होता है ना, ऐसा नहीं कि इसको हवा के चलते ऐसा हो रहा है या कुछ मटेरियल चाहिए, ऐसा नहीं। आप इसको स्पेस में भी लेकर जाओगे, ऐसे करोगे तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको। तो ये चीज होता है। तो बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ प्रोपगेशन हम लोग यहाँ पे दो चीज देखे, मैकेनिकल और दूसरा नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में हम लोग ने क्या देखा कि इसको मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। गैस हमारा एयर हो गया जिसके थ्रू क्या करता है, साउंड प्रोपगेट करता है। दूसरा आपका नॉन मैकेनिकल, जिसमें मटेरियल की रिक्वायर्ड नहीं होती है, जिसमें आपका लाइट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, जो हमारा वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये दो चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारा प्रोपगेट और प्रोडक्शन। दैट मीन्स कि ये चीज हम आपको पहले बताए थे, प्रोपगेट और प्रोपगेशन, लेकिन उसको हम लोग अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे कि ये प्रोपगेट कैसे करेगा और प्लस में उसका साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन, ठीक है। मतलब जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोपगेट करेगा, सिंपल सी बात है। तो साउंड जब कहीं से प्रोड्यूस हो गया तो ऑब्वियस है कि एयर उसको मिल गया, मीडियम उसको मिल गया, तो अब वो क्या करेगा, वहां से ट्रेवल करेगा। तो उस चीज को हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे कुछ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट लिया है इस तरीका से, फॉर्क है, और ये क्या करेगा, जब हम इसको वाइब्रेट करवाते हैं तो वाइब्रेट करने के बाद यहाँ तो एयर है, सिंपल सी बात है। हम लोग ग्राफिकल एक पिक्चर के थ्रू समझ रहे हैं। हम ये यही मान के चलो हमारा दो ऑब्जेक्ट है
और ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम वाइब्रेट करवाएंगे तो इसका अगर हमको साउंड सुनाई दे रहा है तो कैसे सुनाई देगा, क्योंकि ये वाइब्रेट किया और यहाँ से साउंड प्रोडक्ट हुआ, और यहाँ से जब साउंड प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन होने के बाद ईयर के थ्रू हमारे कान तक आया, तब जाकर हम इसको सुन सकते हैं, हमारे ईयर में सेंसेशन हुआ तब हम इसको सुन पा रहे हैं। तो ये आएगा मेरे तक कैसे, तो ईयर के थ्रू। लेकिन कैसे आता है, क्या वेज होते हैं आने का, लिसन। जैसे कि ये तो हम लोग जानते हैं कि ये वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट क्या होता है ना कि अपने मेन पोजीशन पर होकर अपने ही जगह पे है, लेकिन ये वाइब्रेट कैसे करेगा, आगे और पीछे, आगे पीछे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, टू और फ्रो मोशन में करेगा, ठीक है। और ये जब टू और फ्रो मोशन में करेगा तो इस बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो हमारा पूरी तरह से एयर है, ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है, एयर है। और ये जो एयर है ना, आप जान रहे हो कि एयर में भी हम लोग क्या करते हैं कि जब ज्यादा प्रेशर जनरेट करते हैं, ठीक है, प्रेशर जनरेट करने के बाद एयर हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब और फिर जब उसको छोड़ते हैं तो एक्सपेंड करता है। कुछ इस तरीका से यहाँ पे भी होता है। जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करता है तो ये आगे पीछे जाएगा, जब आगे होगा तो यहाँ का जो एरिया होगा, यहाँ का जो एरिया होगा क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। कॉम्प्रेस मतलब जो एयर होगा यहाँ का वो आपस में मिल जाएंगे, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट कर देगा, ठीक है, हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, हाई प्रेशर, क्योंकि आगे जाएगा तो ऑब्वियस है कि हवा में दबाव होगा, दबाव होगा तो क्या होगा, वहां पे हाई प्रेशर जनरेट होगा। फिर वो क्या होता है, पीछे आता है। जब ये पीछे आएगा तो यहाँ से खुलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा ना, लो प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, लो प्रेशर जनरेट होगा। तो ये वाला जो पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है ना कि एक बार हाई प्रेशर, फिर पीछे आया तो लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर होगा, फिर आगे आएगा ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करता है तो बैकवर्ड फॉरवर्ड इस तरीका से। तो बैकवर्ड आएगा तो क्या होगा कि आगे वाला जो पार्टिकल्स होंगे एयर के वो थोड़ा एक्सपेंड करेगा, और जब आगे ये जाएगा तो क्या होगा, वो कांटेक्ट करेगा। तो इस बेसिस पे क्या होता है कि ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है जितना एनर्जी इससे, और इस तरीका से क्या होता है, एनर्जी पास करता है। तो एक बार क्या करेगा, हाई प्रेशर जनरेट करेगा, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, है ना, फिर हाई प्रेशर, है ना, फिर लो प्रेशर। तो इस तरीका से साउंड क्या होता है, कंटिन्यूअसली आता है और एनर्जी फॉर्म, तब जाकर हम इसको क्या कर पाते हैं, अपने कानों में सुन पाते हैं। तो ईयर में कुछ इस तरीका से होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ समझेंगे कि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर क्या होता है। तो देखो, जो हाई प्रेशर रीजन है ना उसको हम लोग कॉम्प्रेशन बोलते हैं, ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जो हाई प्रेशर रीजन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेशन, और जहां पे लो प्रेशर रीजन होता है उसको हम लोग रेयरफैक्शन बोलते हैं, ठीक है, रेयरफैक्शन। तो आई होप कि ये दोनों भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला जो है ना, एक हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे, ग्राफ में बनाकर। जैसे कैसे आप लोग ग्राफ वगैरह बनाते हो, मैथ्स में बहुत सारे ग्राफ होते हैं कि इसका इतना मार्क्स है, इसका, तो उस बेसिस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो उसी तरह से ये वाला जो है ना, साउंड का प्रोडक्शन जो हुआ, और जो यहाँ से देखो ये ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है साउंड एयर के थ्रू, तो इसी को हम लोग ग्राफ के थ्रू समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, इस तरीका से हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये डिस्टेंस का बनाना होता है। ये मतलब कि मीडियम पोजीशन है, हम लोग इसको मीडियम बोलेंगे, ठीक है, मीन पोजीशन है ना, मीन पोजीशन होता है। और ये एक तरह से प्रेशर होता है हमारा, ठीक है, प्रेशर होता है। और ये हमारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, जो वाइब्रेट करेगा तो साउंड यहाँ से क्या होगा, प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। अब जैसे कि साउंड यहाँ से रिलीज हुआ, ओके, तो बैकवर्ड, अप एंड डाउन इस तरीका से होता है। तो साउंड कुछ इस तरीका से क्या होता है, वेव के रूप में। और ये वाला जो हम ड्रॉ किया ना, इसी को क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, ठीक है। हम ऐसे लिख दे रहे हैं और ये चीज आपको पता होगा। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, कितना डिस्टेंस है ना। तो अब यहाँ से जो साउंड रिलीज हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ यहाँ से साउंड का प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो ये एक तरह से देख रहे हैं हम्प टाइप आपको दिखाई दे रहा है। नीचे भी हमारा कुछ भी बोल रहे हो इसको, आप समझ रहे हो क्या है। तो ये ऊंचा है, फिर ये बॉटम की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट में जो रिलीज हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे कॉम्प्रेशन बोलेंगे। और नीचे वाला जो प्रेशर को ये ऊपर में यहाँ पे क्या करेगा, हाई प्रेशर जनरेट करेगा। और हम लोग हाई प्रेशर को क्या बोलते हैं, जहाँ पे एयर का दबाव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेशन बोलेंगे। और नीचे वाला हमारा क्या होगा, रेयरफैक्शन होगा, ठीक है, रेयरफैक्शन। लेकिन इसके अलावा इसका एक नेम दिया गया है, जैसे हमको यहाँ पे ये जो हमारा ये है, और ये ऊपर का जो भी हाई प्रेशर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। और नीचे वाला ये जो है, इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं,
ठीक है बात, ये हमारा ट्रफ हो गया, ये हमारा क्रस्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि एक वेव को कंप्लीट करने में एक ट्रफ होगा और एक क्रस्ट होगा। ये आपका क्रस्ट है और ये आपका ट्रफ है, मतलब कि ये यहां से यहां तक गया तो क्या हुआ कि एक वेव कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो कुछ इस तरीका से हम लोग यहाँ पे देखें, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था जिसके थ्रू आपको समझाया गया। अब हम लोग यहाँ पे, हमारे पास दो तीन टॉपिक है जो कि वेवलेंथ होगा, एम्पलीट्यूड होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड होगा। उसको हम लोग समझ लेते हैं। उसमें कुछ फॉर्मूलाज भी हैं जिसको एक दूसरे से रिलेशन बिटवीन भी हम लोग करेंगे, जो कि समझेंगे उसको, है ना। तो चलिए देखते हैं, अभी फिलहाल इसको इरेज कर लेते हैं। हम लोग देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ वेव का कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग वेवलेंथ को देखेंगे कि वेवलेंथ होते क्या है ना। मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जो वेव का जो हमारा ग्राफ होता है, जिससे हम लोग समझे हुए थे साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक इस तरीका से हम लोग देख लिए थे कि इसमें क्या होता है, क्रस्ट किसको बोलते हैं, ट्रफ किसको बोलते हैं। ये वाला हमारा क्रस्ट है, ये वाला हमारा क्या था, ट्रफ था। ठीक है, हम सी और टी से डिनोट कर रहे हैं, बाकी आप लोग इसको समझ लेना। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होता है, वेवलेंथ। पहले वेवलेंथ को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। देखो वेवलेंथ होते क्या है एक्चुअल में, जो वेवलेंथ होता है ना, तो हमारा जो वेव बना है उसका डिस्टेंस को दो एडजेसेंट, कहने का मतलब ये चीज को, जो हमारा क्रस्ट है और हमारा ट्रफ है, क्रस्ट और ट्रफ, जो हमारा एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ है, ये एडजेसेंट तो ही है, क्रस्ट और क्रस्ट ये हमारे एक दूसरे का एडजेसेंट है, ट्रफ और ट्रफ। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है, प्लस में एक साइकिल, यहां से यहां एक क्रस्ट और एक ट्रफ, हमारा क्या होता है कि एक वेव कंप्लीट कर रहा है, एक ओसिलेशन, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर, तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ये भी। और ये भी हमारा क्या होता है, वेवलेंथ ही होता है। हम यहाँ पे एक और लेते हैं जिसके थ्रू और इजी वे से आप लोग समझोगे। ठीक है, कुछ इस तरीका से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये हमारा क्रस्ट था, ये हमारा क्रस्ट है, और नीचे वाला हमारा ट्रफ होता है। ठीक है बात। अब जैसे कि हम लोग वेवलेंथ को देख लेते हैं कि वेवलेंथ को डिनोट किससे करते हैं, लेमडा से। इसका क्या नाम है, लेमडा नाम है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा। इसका एसआई यूनिट आप लोग जान रहे होंगे, एसआई यूनिट होता क्या है, तो एसआई यूनिट मीटर होता है। अब मीटर कैसे होता है, देखो यहां से यहां तक का दूरी, दैट मीन्स कि डिस्टेंस को बता रहा है। तो डिस्टेंस, लेंथ का एसआई यूनिट क्या था, मीटर था, तो उसी तरह से ये भी डिस्टेंस को ही बता रहा है, तो इसका भी एसआई यूनिट मीटर ही होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंस को बताए लगभग उसका सही यूनिट आपको डिस्टेंस होगा। तो आप यहाँ पे ये देखिए, इसको हम लोग ये लेमडा से नोट करते, ये भी आपका लेमडा हो गया, ये भी आपका लेमडा हो गया। तो यहाँ तक का यहाँ से डिस्टेंस, ये भी हमारा क्या है, लेमडा ही है। तो अभी एक इसका हमको लेमडा 1 देते हैं, इसको हम लोग लेमडा 2 देते हैं। तो आप यहाँ पे बताइए कि लेमडा 1 बड़ा या लेमडा 2 बड़ा, कौन बड़ा होगा दोनों में से। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों में डिस्टेंस कौन बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि लेमडा 1 बड़ा है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरीका से डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वेवलेंथ को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा से जो नोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और इस तरीका से दो एडजेसेंट क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, या तो फिर यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ, जिसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं किस चीज के बारे में, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी होते क्या है, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग अभी समझेंगे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमको एक और चीज ड्रॉ करना होगा। तो आप लोग फ्रीक्वेंसी क्लास 8 में भी आई थिंक पढ़े होंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, है ना, एफ से डिनोट करते हैं। और भी चीज है इसको डिनोट करने के लिए, लेकिन अभी बताएंगे आप लोग को। पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी होते क्या है। देखो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब ये चीज कि जो हमारा ओसिलेशन हुआ, जो हमारा वाइब्रेशन हुआ, जैसे कि ये हमारा बॉडी है, इसको हम वाइब्रेट करवाएं, तो एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट हुआ, एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे कि यहां से हमारा साउंड प्रोड्यूस हुआ, यहां से एक ये हमारा क्रस्ट हुआ, ये हमारा ट्रफ हुआ,
तो एक क्रस्ट प्लस एक ट्रफ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वाइब्रेशन, एक ओसिलेशन होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक क्रस्ट ले लिए, एक ट्रफ, एक क्रस्ट ले लिए तो एक कंप्लीट हो गया, नहीं, एक क्रस्ट प्लस एक ट्रफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक ओसिलेशन बोलते हैं। दैट मीन्स कि अगर जैसे कि पर एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट किया कोई भी बॉडी, अगर एक सेकेंड में 10 बार वाइब्रेट किया, 20 बार वाइब्रेट किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 20 हर्ट्स। ठीक है, 1 हर्ट्स, इस तरीका से हम लोग बोलते हैं। एक सेकेंड में कोई भी बॉडी कितना बार वाइब्रेट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू हमारा स्मॉल v जिसको एन यू से डिनोट करते हैं, ये हम लोग इसको बोलते हैं न्यू से। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग अभी देखेंगे। और ये देखो क्रस्ट है हमारा ट्रफ, एक बार कंप्लीट हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब कि एक कोई भी बॉडी एक सेकेंड में कितना बार वाइब्रेट करेगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो हम आपको समझा रहे हैं उसको समझकर आप खुद से भी इसको लिख सकते हो कि एक सेकेंड में कितना बार। और इसका जो एसआई यूनिट होता है ना, हर्ट्स होता है। ठीक है, एसआई यूनिट आपका क्या होगा, हर्ट्स होगा, जिसको हम लोग एच जेड से डिनोट करते हैं, एच जेड से लिखते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसमें आपको एक टाइम पीरियड भी है, तो दोनों को इंटर रिलेशन है आपस में, इसलिए मैं टाइम पीरियड को भी यहीं पे बता रहा हूं कि टाइम पीरियड होते क्या है। ठीक है, देखो टाइम पीरियड, इसको भी हम लोग को टाइम पीरियड को ऐसे ही बताना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये भी लिए। ठीक है, तो अब ये टाइम पीरियड होगा क्या, तो आपको टाइम पीरियड से ये चीज लग रहा होगा कि जो टाइम है उसका एक तरह से जो ये हमारा वाइब्रेट किया, एक एक हमारा जो फ्रीक्वेंसी हुआ, वो कितना टाइम लिया फ्रीक्वेंसी होने में। और एक हम नीचे एक और ड्रॉ कर रहे हैं इसी तरह से, यही यहीं पे सेम है ना। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक क्रस्ट और एक ड्रॉप मिलकर क्या बनाता है, एक ओसिलेशन बनाता है। वही टाइमिंग में नीचे भी आप देख लो, तो यहां से एक हमारा क्या हुआ, एक ओसिलेशन कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि किसका टाइम पीरियड ज्यादा लगा। यहाँ पे टाइम पीरियड मतलब कि जो हमारा वाइब्रेट किया बॉडी, उसका कितना टाइम लगा एक बार वाइब्रेट करने में। ठीक है, तो एक यहां से यहां तक का आप देखो, यहां से मान के चलो 2 सेकेंड लगा। ठीक है, और ये भी यहां से यहां तक का 2 सेकेंड लगा। तो आप देख सकते हो कि इसको कंप्लीट होने में, एक वेव को कंप्लीट होने में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और 2 सेकेंड में कितना हो रहा है, एक ही बार वाइब्रेट कर रहा है। और ये 2 सेकेंड में हम कह सकते हैं कि एक बार और ले लेते हैं इसको, है ना, ये मान के चलो पूरा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में यहाँ पे 2 बार वाइब्रेट हुआ। तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा है, तो ऑब्वियस है अगर हम इसको T1 ले लेते हैं और T2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो T1 यहाँ T2 से हमारा क्या है, बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि T1 का टाइम T1 ज्यादा लिया, क्योंकि एक ही बार कंप्लीट कर रहा है। अब जैसे कि हम सपोज करो कि हम कोई काम कर रहे हैं और एक मेरे साथ एक मेरा भी फ्रेंड है। अब वो फ्रेंड क्या कर रहा है कि यही सेम काम को कंप्लीट करने में, जैसे हम एक वीडियो बना रहे हैं, कोई भी किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, तो उस टॉपिक को वीडियो बनाने में हमको हाफ एन आवर लग रहा है, वही फ्रेंड को, मेरा ही फ्रेंड को वही वीडियो बनाने में 45 मिनट्स लग रहे हैं। तो किसका टाइम ज्यादा है, टाइम पीरियड ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि जो मेरे फ्रेंड्स है उसका ज्यादा है टाइम पीरियड। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे होते हैं कि टाइम पीरियड, जैसे कि 2 सेकेंड में एक बार वाइब्रेट कर रहा है, 2 सेकेंड में 2 बार वाइब्रेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली कि टाइम पीरियड इसका ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फ्रिक्वेंसी है और ये जो टाइम पीरियड है आपस में इंटर रिलेशन है। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी हमारा न्यू इक्वल टू 1/t होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स क्यों, अब देखो ये हमारा न्यू है, न्यू जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। एफ भी आप लिख सकते हो, कोई पीरियड दिक्कत नहीं है। टी मतलब टाइम पीरियड यहाँ पे। अब देखो जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। अब देख लो यहाँ पे, देख सकते हो इसका, देखो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या है, ज्यादा लग रहा है, मतलब कि एक ही बार कम, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा कम होगा। कम ही है ना फ्रीक्वेंसी, यहाँ से यहाँ एक ही कंप्लीट कर। और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। अब देखो इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, फिर 2 वाइब्रेशन के 2 ही सेकेंड में, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। दैट मीन्स की टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेशन होते हैं।
क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? आई होप कि नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक बार में बॉडी कितना बार वाइब्रेट किया, मतलब एक सेकंड में कोई भी बॉडी कितना बार वाइब्रेट किया, 10 बार वाइब्रेट किया तो 10 हर्ट्ज हम लोग बोलेंगे, ठीक है, 10 हर्ट्ज पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीका से टाइम पीरियड हम लोग क्या देखें कि एक जो हमारा ओसिलेशन होने में, मतलब एक बार बॉडी जो वाइब्रेट कर रहा है, एक वेव कंप्लीट होने में कितना टाइम पीरियड लगा रहा है, ठीक है। तो सबका अलग अलग होता है, तो दोनों में इंटर रिलेशन भी हम लोग देखें। और इसका जो फॉर्मूला यहाँ से हमारा जनरेट हुआ, न्यू इक्वल टू 1/t, ठीक है, न्यू इक्वल टू 1/t इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि ये जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा। आप इससे भी मिला सकते हो। तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और फ्रीक्वेंसी का हम लोग एसआई यूनिट क्या देखें, हर्ट्ज देखें, और टाइम पीरियड का, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट टाइम है तो ऑब्वियस है कि सेकंड होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा। तो अब हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कुछ फॉर्मूला के रिलेशन बिटवीन देख लेते हैं। फॉर्मूला अभी हम लोग एक चीज देखें, ये हमारा क्या था, न्यू इक्वल टू 1/t फ्रीक्वेंसी का होता था, ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो अब हमारा हमारा ये लास्ट टॉपिक है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड होते क्या है, तो देखो यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड इसको भी इजी वे से आपको समझा दे रहे हैं, है ना। दो यहाँ पे हमने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और दो ग्राफ के थ्रू आप लोग इजी वे से समझ जाओगे कि एम्पलीट्यूड होते क्या। देखो एम्पलीट्यूड को हम लोग पहले ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, और एम्पलीट्यूड ये क्या कर रहा है कि इसका जो हमारा जैसे ये मीन पोजीशन है, तो कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट करता है ना, तो ऊपर कितना जा रहा है, नीचे कितना आ रहा है, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ऊपर नीचे होगा, ठीक है, मतलब कि वो अपने मीन पोजीशन से दूर भागेगा ज्यादा, ठीक है। जैसे ये अपने मीन पोजीशन पे अब ज्यादा वाइब्रेट किया तो ऊपर जाएगा। किसी में क्या होता है, कम वाइब्रेशन के कारण क्या होता है कि तुरंत जाकर आ जाता है। तो हमने यहाँ इसी के बेसिस पे दो लिया है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो हमारा क्रस्ट और ट्रफ है उसके यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये मीन पोजीशन से कितना दूर भागा, ठीक है। तो यही डिस्टेंस को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ये हमारा A1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा A2 हो गया। तो अब यहाँ पे बताओ कि A1 बड़ा या A2 बड़ा, तो ऑब्वियस है कि A2 बड़ा होगा, है ना। यहाँ क्या बड़ा हो रहा है, A2 बड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका देखो ये अपने मीन पोजीशन से दूर गया है, तो इसका डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कि अपने मीन पोजीशन से कितना दूर गया, है ना। तो ये हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी को फाइंड आउट करें, डिस्टेंस को फाइंड आउट करें, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता था, ये लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता था, मीटर होता था। तो कुछ इस तरीका से अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला और वेरिएशन को देख लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला और वेरिएशन, ये क्या फॉर्मूला एंड वेरिएशन। तो चलिए अभी देखते हैं। हम लोग देखे थे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा क्या होता था, 1/t होता था, जिसको हम लोग न्यू इक्वल टू 1/t, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते थे। अब हमको देखो वेव का, जैसे कि ये हमारा वेव था, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये वेव कितना दूर तक गया। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या डिस्टेंस हम लोग को पढ़े हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू, एक मिनट, डिस्टेंस नोट, स्पीड हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना, और ये डिस्टेंस भी है, तो स्पीड हम लोग देखेंगे, स्पीड इक्वल टू d/t, d/t दैट मीन्स कि ये एक तरह से स्पीड आपका वेलोसिटी हो गया, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से क्या हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, नहीं होगा स्पीड। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, स्पीड मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ वेव हो गया। ये जो हमारा वेव मूव कर रहा है ये किस स्पीड से चल रहा है, तो इसका डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड का। ये हम लोग फॉर्मूला देखे थे, जानते हैं शुरू से ही। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, एक तरह से ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या डिनोट करते थे, लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो सकता है, देख सकते हो वेरिएशन, वेवलेंथ हो गया। और टी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम पीरियड। भाई टाइम ही पीरियड तो है, क्यों? क्योंकि टाइम है हमारा। आप इसका वेवलेंथ का क्या हम लोग डिनोट करते थे, लेमडा से, और टाइम पीरियड को हम लोग टी से डिनोट करते थे। और देखो यहाँ स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड एक तरह से वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, तो v इक्वल टू λ/t हो सकता है। और ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आया। अब ये जो फॉर्मूला है λ/t, तो इससे भी काम नहीं चलेगा, आपको एक और फॉर्मूला है इसका जो कि हम आपको दिखा सकते हैं।
अब जैसे कि यहाँ पे देखो लेमडा बाई टी, तो लेमडा को अगर हम अलग कर देते हैं, है ना, तो लेमडा इंटू 1/t हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेमडा को हम यहाँ ले लेंगे कॉमन और यहाँ 1 हो जाएगा और टी हो जाएगा। तो 1/t हम लोग किसका फॉर्मूला देखे थे, फ्रीक्वेंसी का देखे थे, न्यू इक्वल टू 1/t होता था। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, न्यू लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो सकता है, न्यू लेमडा बाई लेमडा इंटू न्यू, तो इसी का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू न्यू का प्रोडक्ट जो हमारा होगा क्या होगा, स्पीड ऑफ वेलोसिटी। तो इस तरीका से हम लोग पढ़े हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो हम उसको जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीबॉडी।